पूरा थाना छाप के वहाँ से सब थानेदार पुलिस सब इधर उधर भाग गए, वहाँ से वो जो है अपराधी को छुड़ा के ले आए। सब पूरा केस है उनके ऊपर। हाँ देख सकते हैं। ये ऐसा है कि 47 को लेकर कैसे क्या नाम है इस बंदे का, जरा देख हासिम हासिम। हाँ इन साथियों, इस वक्त हम मंगराए गांव में हैं, आजमगढ़ मंगराए में, और हम उस पीड़ित परिवार के पास हैं जिसको पुलिस ने 25,000 रुपए का इनामी बता के इनकाउंटर कर दिया। और ऐसा आरोप है कि इनकाउंटर नहीं बल्कि वो एक सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई है। तो हमारे साथ में रिहाई मंच के कुछ लोग हैं, कुछ सोशल एक्टिविटीज हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे राजू यादव जी से। सर, ये जैसा इससे पहले भी आप लोग इस मुद्दे को आपने उठाया था और आप लोग ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, तो ये बात कहाँ तक आगे पहुंची है? देखिए, इस मामले में जैसे ही कामरान की जो बॉडी इनके घर वालों को मिली और उस बॉडी में जिस तरह से दांत ऊपर टूटे हुए थे, दोनों ऊपर और नीचे, और आंख फूटी हुई थी और कंधे टूटे हुए थे, जख्मों के निशान साफ साफ बता रहे थे कि इनकाउंटर नहीं बल्कि ये एक नृशंस हत्या है। और दूसरे बात कि हम लोग उसके दूसरे दिन हम लोग मालूम चला तो हम लोग बगल के गांव में भी गए वहां पर, तो वहां पर भी कुछ खून के धब्बे और वहां पर एक दिन पहले चप्पल और कुछ कपड़े मिले जो सब साफ संदेह कर रहे थे कि ये यहाँ पर कुछ हुआ था। और जैसे ही दूसरे दिन हम लोग वहां पर गए तो फिर वहां पर खेत जोता हुआ मिला और तमाम चीजें। तो ये एक शख्स सुबह को और भी हमको पुख्ता किया कि इस इनकाउंटर में कोई कॉन्स्पिरेसी है। इसको लेकर हम आजमगढ़ एसएसपी से भी मुलाकात किए। एसएसपी ने कहा कि हम कवरिंग लेटर लगा करके हम इसको कार्रवाई के लिए बढ़ा रहे हैं। उसके बाद हम लोग डीजीपी से भी मुलाकात, उनका परिजन किए, और इसके बाद अभी तमाम लोगों को हम लोगों ने शिकायती पत्र भेजा है। और शिकायती पत्र भेजने के बाद इसमें अब अगर इस पे कार्रवाई नहीं करते हैं और पुलिस के खिलाफ एफआईआर नहीं करते हैं तो 156(3) के तहत हम लोग मुकदमा इसमें करेंगे। दूसरा मामला इस मामले में है कि ये इसलिए संवेदनशील मामला है कि इसमें परिजन यूपी एसटीएफ का आरोप का दावा है कि उसने लखनऊ में इनकाउंटर किया है, जबकि उनके परिजनों का कहना है कि उनके गांव के लोगों ने ही उसको जो जिनसे दुश्मनी थी उन लोगों ने मरवाया है। तो इसमें एक साफ साफ दिख रहा है कहीं ये ठेके पे तो नहीं पैसा देकर यूपी एसटीएफ ने हत्या किया, क्योंकि झांसी में ये भी इस तरह से मामला आ चुका है। वहीं पर जो इस लड़के के ऊपर इसके पहले भी जो गांजा के नाम पर फर्जी तरीके से फंसाया गया, कुछ 2003 का भी कुछ एक केस है मामला इस तरह से। तो मुझे लगता है कि ये साफ तौर पे जो योगी आदित्यनाथ की जो ठोक दो नीति है वो ठेके पर हत्याएं कर रही है, इस कामरा इनकाउंटर में ये साफ साफ दिखा रहा है। आप लोगों को अभी तक क्या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट या एफआईआर कॉपी भी नहीं मिली? नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एफआईआर कॉपी नहीं मिली है। इनके परिजन गए, थाने पे भी गए, हॉस्पिटल भी गए, उन्होंने कहा हम नहीं दे रहे हैं। और क्या कहते हैं, इसके अलावा कोई अब तक कोई लिखित सूचना भी इनके घर वालों को नहीं दी गई है। आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? देखिए, आगे की रणनीति ये है कि मजिस्ट्रेटियल जांच में हम अपनी बात पूरा पुख्ता तरीके से करेंगे। इसके बाद जो विवेचना होगी उसमें भी हम अपनी बातों को रखेंगे और 156(3) के तहत जो मुकदमा हम करने का प्रयास करेंगे कि इसमें इस पूरी पुलिस पार्टी के और जिन लोगों के ऊपर नामजद रूप से नाम लिया गया उनके खिलाफ एफआईआर हो, यानी कार्रवाई हो। शोएब साहब, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? हम तो जानते हैं कि पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी की हत्या करे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो मिली नहीं है अभी, लेकिन घर वालों ने जब बॉडी देखी है उसमें चोट के कई एक निशान पाए गए, जैसा अभी राजू यादव ने बताया है। तो अगर इनकाउंटर होता है तो गोलियों का निशान मिलता है, गोलियों के निशान के अलावा और दूसरा कोई निशान नहीं मिलेगा कि हाथ टूटा हो, पैर टूटा हो, कंधा टूटा हो, आंख टूटी हो, दांत टूटा हो, ये सारे निशान नहीं मिलते हैं। दूसरे ये है, इनकाउंटर में एक तरफा इनकाउंटर नहीं होता है। जिसका इनकाउंटर आप करने जा रहे हैं, जिसकी हत्या करने जा रहे हैं, या जो आपकी हत्या करने जा रहा है आप उसकी हत्या कर देते हैं, तो उसकी तरफ से भी गोली चलनी चाहिए थी ना, और पुलिस वालों को लगनी चाहिए थी बराबर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, किसी पुलिस वाले को कोई चोट नहीं आई, किसी तरह की चोट नहीं आई। तो ये साफ बता रहा है कि ये सोची समझी साजिश के तहत। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जैसे एडवोकेट साहब, आपने तो बहुत सारे केसेस देखे हैं, अगर कोई खूंखार अपराधी होता है तब उसके ऊपर इनाम घोषित किया जाता है और एक बंदा 25,000 रुपए का इनामी होता है, लेकिन गंभीरपुर थाना जो इनका हल्के का थाना है उसको ही नहीं पता चलता कि ये इनामी है। और जैसे ये लोग परिजन कहते हैं कि वो डेली वहाँ आरओ का पानी पहुंचाता था गंभीरपुर थाने में,
तो क्या पुलिस महकमा इस चीज से बेखबर था? एटीएस को मालूम है, एसटीएफ को, कि 25,000 का इनामी है, लेकिन आजमगढ़ प्रशासन को नहीं मालूम कि वो इनामी है। इनाम कौन घोषित करेगा? इनाम तो यहाँ की स्थानीय पुलिस करेगी ना, जी। एसपी कर सकता है। तो अगर आजमगढ़ का एसपी करता है तो उसको जानकारी होनी चाहिए, थाने को जानकारी होनी चाहिए। एसटीएफ से क्या लेना देना इस छोटे से मामले में? कोई गंभीर अपराध होता, देशद्रोह का अपराध होता, या इस तरह का कोई भी बड़ा अपराध होता जो देश की सुरक्षा से जुड़ा होता, तो शायद एसटीएफ या एटीएस दोनों को ये क्षेत्राधिकार था कि वो इसमें कुछ करती। लेकिन इनके खिलाफ तो सिर्फ एक मामूली सा मुकदमा एनडीपीएस का, और एनडीपीएस के मुकदमे में आप 25,000 का इनामी भी घोषित कर देते हैं। तो कौन से मुकदमे में आपने इनामी घोषित किया? गिरफ्तार करके अगर ले गए हैं आपने और वो जमानत पर है तो काहे का अपराधी और कैसा इनाम? अगर वो भगोड़ा होता, भागा हुआ होता किसी भी अपराध में, तो आप इनाम घोषित करते, उसको पकड़वाते। लेकिन भगोड़ा तो घोषित नहीं किया आपने कभी, और जब वो भगोड़ा नहीं है तो इनाम घोषित करने का कोई सवाल ही नहीं उठता ना। तो ये जो सर्कमस्टांसेस हैं, साफ साफ चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं कि ये हत्या है और हत्या के अलावा कुछ नहीं। यानी ये कानूनी लड़ाई आप लड़ेंगे, इस परिवार को इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। पूरी तरह से। क्या ये माना जाए कि इंसाफ मिल पाएगा? क्योंकि ऐसे बहुत से केसेस ऐसे हैं जो ठंडे बस्ते में पड़े। देखिए, देर सवेर इंसाफ मिलता है, किसी न किसी तरह से इंसाफ मिलता है, और देर सवेर ही सही। हमने तो जो है 10-10, 12-12 साल पर इंसाफ दिलाया है। टाइम तो लगता है लेकिन इंसाफ मिलता है। चलिए, धन्यवाद। और हमारे साथ में ये मौजूद है कुरिल साहब। कुरिल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? अब इसकी लड़ाई तो जो लड़ी जा रही है, इसको लड़ाई जो और तेजी से लड़ा जाएगा, क्योंकि देश में जो है विकृत सामाजिक व्यवस्था जो है अपने को श्रेष्ठ बनाने के लिए सारी कार्रवाई कर रही है, जातीय नफरत को फैला रही है। और आज चुनाव का टाइम आ गया है, जिस कारण से इस तरह के जो है कांड हुई है, जो हत्या की गई है, वो एक साजिश के तहत हुई है। और इसका खुलासा हो रहा है उनके गतिविधियों से, जो अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अधूरी आई है, जो उनके जो चित्र देखे जा रहे हैं। तो इस तरह से ये हत्या का मामला साबित हो रहा है, और इसे हत्या को जो है रोकने के लिए हम सबको जो है, जो हिंदू मुस्लिम का है, जो इस देश में जो है जाति मसला है, इन सबको कैसे हल किया जाए, इस पर हमें सोचना पड़ेगा। इसको हमें ठीक करना होगा। ये कानूनी लड़ाई के साथ साथ इस देश में जो नफरत पैदा है, इसको कैसे खत्म किया जाए। ये तो जब चुनाव आता है तो ये अक्सर देखा गया है कि चुनाव जब नजदीक आता है तो हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई यानी कोई न कोई पहलू लाकर, और ऐसे 2-4 ऐसे बेगुनाहों को बलि का बकरा, जैसे भी अल्ताफ नाम का एक आप सुन रहे होंगे कि 5.5 फुट का बंदा 2.5 फीट की करे डोटी से लगा के आत्महत्या कर लेता है। और उसके वालिद खुद ये कहते हैं कि मैं मेरे बच्चे को खुद अस्पताल छोड़ के आया, पुलिस चौकी छोड़ के आया, और दूसरे दिन उनको खबर मिलती कि बच्चे आत्महत्या कर लिया। अब उस पे एसएसपी 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करते हैं। तो सस्पेंड क्यों करते हैं आप? देखिए, सस्पेंड जो इसलिए करते हैं कि अपने को बचाने के लिए, क्योंकि ये ऊपर से साजिश हो रही है जी। ये बड़े अधिकारी और इस प्रदेश के मंत्रियों के ऊपर से जो साजिश हो रही है, तो अपने को बचाने के लिए छोटे वालों को सजा देते हैं। और ये लगातार इस प्रदेश में चल रहा है, क्योंकि इस देश में एक विकृत सामाजिक व्यवस्था है। वो व्यवस्था अपने को इस देश में स्थापित बनाए रखना चाहती है, और देश में जो बहुजन है, जो इस देश में समान सामाजिक व्यवस्था के लोग हैं, उनको कैसे अलग अलग बनाए रखें, कैसे भ्रष्टाचार ये माना जाए कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। जैसे एक नारा निकला था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा चल रहा है कि मैं खाऊंगा तुमको नहीं खाने दूंगा। देखिए, भ्रष्टाचार तो पूरे समाज में व्याप्त हो गया है, और वो एक व्यवस्था है जो सब में भ्रष्टाचार को ले जा रही है। क्योंकि उसमें ऐसा सिस्टम है कि अगर इस देश में भ्रष्टाचार नहीं होगा तो वो समाज नहीं चल सकता है। जैसे जो जातीय आधार है, और वो बहुत बड़ा विद्वान है, लेकिन वो विद्वान कहेगा जब मानव में समानता नहीं है तो इसका मतलब वो विद्वान नहीं है, वो मूर्ख है। और इस देश को कैसे हम अव्यवस्थित बनाए रखें, ये काम कर रहा है। तो इसको जो है हम ठीक करने के लिए हम सबको एक साथ खड़े होना पड़ेगा ना, ये व्यवस्था है।
जी राजू साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, ये इनके भाई साहब कामरान के भाई साहब इमरान हैं, वहाँ पर नासिर साहब उनके पिताजी हैं, शेरू भाई यहाँ बैठे हैं। मैं इस पूरे प्रकरण में अगर देखा जाए तो इनका आरोप जो है गांव के एक हासिम नाम के एक व्यक्ति पे है जो प्रधान है सम। और सबसे बड़ा मामला है कि एक लड़का इसी गांव का जो कामरान, जिसके ऊपर एक गांजे का एक FIR है, उसको आप 25,000 का इनामी घोषित कर दिए हैं। और उस आदमी, दूसरा जो इनका विपक्षी है, उसके पास 12 मुकदमे हैं, 1 दर्जन तकरीबन मुकदमे होंगे नियर अबाउट। लेकिन उसके 1 दर्जन मुकदमे, हाँ, लेकिन उसके ऊपर कोई गैंगस्टर नहीं, कोई गुंडा एक्ट नहीं, कोई नाम नहीं। मतलब कि सवाल है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। 1 दर्जन मुकदमे हैं तो किस नोयत के मुकदमे, कैसे मुकदमे, मार झाड़ के है कि किस चीज के? क्रिमिनल के ही इन्हीं लोगों ने, परिवार के लोगों ने बताया के थाने पर पूरा जाके जो है वहाँ से विरोधी को छुड़ाए हैं, वहाँ जो है सब कुछ किए हैं, पूरा थाना जाके छाप लिए हैं, पूरा थाना छाप के वहाँ से सब थानेदार पुलिस सब इधर उधर भाग गए, वहाँ से थानेदार वो जो है अपराधी को छुड़ा के ले आए। सब पूरा केस है उनके ऊपर, इतने सारे केस हाँ, के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। तो आप इस पे क्या कहेंगे? वही मैं कह रहा हूँ कि इसमें पूरा यूपी STF को जो है, जो इनका आरोप है कि जिस तरह से मारा गया है ठेके पर, ये पूरा मामला हुआ है जिसमें पैसा लगाया गया है और उसको ठोक दो नीति के तहत यूपी योगी गवर्नमेंट में मारा जा रहा है, जिस तरह से उस तरह से मारा गया। दूसरा कि इसमें जो मामला आ रहा है कि मुख्तार अंसारी का मामला जो है, कि मुख्तार अंसारी के गुर्गे हैं, शेर अली का जो मामला है, शेर अली का जो मामला है, या ये देखिए एक जो फोटो भी एक ये देख सकते हैं आप, जो है इस तरह के फोटोग्राफ हैं इनके जो है। ये किसका फोटो है? ये सऊद है। नहीं, हाँ से ये देखिए, थोड़ा नजदीक लाइए अब्दुल रहीम भाई। ये क्या, ये तो मेरे ख्याल से ये AK-47 है ना? हाँ देख सकते हैं। ये मार्का देखिए पाकिस्तान का लगा हुआ है। तो ये ऐसा AK-47 कोई लेके कैसे घूम सकता है? ये जरा दिखाइए, क्या नाम है इस बंदे का, जरा जोर से बोलिए। हासिम। अच्छा, AK-47 लेके घूम रहा है? हाँ, घूम रहा है। इसके साथ साथ जो एक सऊद नाम का लड़का है, वो भी साथ साथ रहता है, साथ साथ घूमता है, पूरे गांव में फितना फैलाता है। ये अपने आप में तो राजीव भाई, अपने आप में ये बहुत बड़ा सवालिया निशान लगता है कि एक बंदा AK-47 लेके सोशल मीडिया पे अपनी फोटो वायरल कर रहा है, और जिसके ऊपर 12 से ज्यादा मुकदमे हैं, और वो भी गंभीर आरोपों के अंदर, और वो आदमी के ऊपर कोई कुछ नहीं कर रहा है। वही कह रहा हूँ। और दूसरी तरफ देखिए, जो शेर अली के ऊपर जो कहा जा रहा है कि कामरान का साथी था, अभी कामरान के ही एक भाई को शेर अली ने ही मारा था, जिसके बाद में 2003 में जिसकी बाद में मृत्यु हो गई है। तो आज जिसके भाई को किसी ने मारा हो, उसके साथ वो उसका साथी कैसे जुड़ सकता है? ये भी अपने आप में एक सवाल है। तो मतलब कि ये पूरा का पूरा मामला का कहीं ना कहीं यूपी STF कटघरे में आ रही है, पूरी STF कटघरे में है, क्योंकि यहीं पे STF कटघरे में हो गई कि यूपी STF कह रही है कि उसने इनकाउंटर क्या कहते हैं लखनऊ में किया। इनका कहना है कि इनकी जो दुश्मनी जिन लोगों से थी उन लोगों ने करवाया, और इनका मामला पुख्ता होता है। क्यों? क्योंकि दांत दोनों ऊपर 2 दांत टूटे, नीचे 2 दांत टूटे, आंख फोड़ी गई है, आंख फोड़ी गई है, कंधा टूटा गया है। अगर इनकाउंटर में तो ये सारी चीजें नहीं, इनकाउंटर नहीं होता। एक देखिए ये फोटोग्राफ देख सकते हैं आप, जो है ये फोटोग्राफ देख सकते हैं। हाँ, उसमें दांत टूटा हुआ नहीं दिख रहा है। हाँ देखिए, मैंने कि आप पास है तो बहुत नहीं है, लेकिन इसमें जो ब्लडिंग के निशान है तो उसमें ब्लड भी तो चारों तरफ फैला हुआ नहीं दिख रहा है। हाँ, नहीं, इसके बहुत सारी सवाल इस पूरे इनकाउंटर पे है। इसीलिए हम लगातार DGP से भी मिले, SP से भी मिले कि इसकी जांच हो, क्योंकि तो अब आगे आप लोग कहाँ, हाई कोर्ट जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? देखिए, जैसे ही हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट FIR की कापी मिलती है, क्योंकि सर्वप्रथम हम देखेंगे कि क्या इसमें आरोप है, क्या प्रत्यारोप है, और वो दूसरा कि हम लोगों ने SP को और पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ को भेज दिया है, तो और हम 156(3) के तहत इसमें मुकदमे में जाएंगे।